नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे ताजा खबरों के साथ। राजधानी दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह सहित जेडीयू के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और कार्यालय पर लगे पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर ही लगी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। इसलिए कि कोई मीडिया, अब इस देश में हम आप लोगों को दोष नहीं दे रहे हैं, आपको दोष हम नहीं दे रहे हैं, आप मजबूर हैं। आपके मैनेजमेंट जो है, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है। तो इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है। उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो। राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के 139 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और 2024 में कांग्रेस को मजबूत करने का प्रण लिया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी के अध्यक्ष अमित यादव ने एक विशेष बैठक की है। बैठक में एनडीएमसी बजट 2024-25 को लेकर अपनी बात रखी और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। बता दें, एनडीएमसी के कर्मियों ने G20 शिखर सम्मेलन में बेहतरीन काम किया था। मतलब छोटी ई व्हीकल्स, ई स्कूटर्स एंड ई व्हीकल्स फॉर अर्ली क्विकर मूवमेंट एंड also ensure that we are in the path of being an environmentally conscious organization. Tulip festival इस बार पिछले साल हमने किया था, इस साल हम रिपीट करेंगे and we want to make it as an annual program in this NDMC area. Tulip program में we have increased the number of tulips which were planted last year as compared to that. पिछले साल हम लगभग 1,30,000 ट्यूलिप्स लगाए थे, इस साल हम लगभग 2 लाख ट्यूलिप्स लगाएंगे। प्लस उसके अलावा हमने ये भी कोशिश की है कि जो ट्यूलिप्स हम इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट ना करके हम ट्यूलिप्स को देश में ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। उसमें हमने 2 तरीके से अप्रोच की थी। कुछ हमने अपने नया एक कोल्ड चैम्बर बनाया था, उस कोल्ड चैम्बर में एक्सपेरिमेंट के तौर पे करा था। वो टेम्परेचर मेंटेन करने से ट्यूलिप प्रोडक्शन लिमिटेड उसमें सैंपल की तरह हमने तैयार कर पाए हैं। और दूसरा, हमने CSIR के इंस्टीट्यूट के थ्रू हमारे ट्यूलिप बल्ब्स का प्रोपगेशन का काम किया है, जिससे कि अगले साल वो हमको ट्यूलिप बल्ब्स प्रोवाइड करेंगे हमारे पिछले ट्यूलिप बल्ब्स के बेसिस पे, तो हमको इम्पोर्ट नहीं करना। फिरोजपुर में एक विवाहिता और उसके ससुराल पक्ष के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया है कि उसके मायके वाले उसके पति पर किन्नर होने का आरोप लगाते हुए उसे ससुराल छोड़ने के लिए धमका रहे थे और ऐसा ना करने पर महिला के परिवार ने मारपीट की और घर का सारा सामान तोड़ दिया। वहीं विवाहित महिला का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? किरण ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ? 1 ਮਹੀਨਾ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਨੇ? सरसे ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ?
ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਸਰਸੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਵਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਖੁਸਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਦਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਦਾ ਧੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਸੋਚ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰੱਖਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵੈਸੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਦੇ ਜਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਮੈਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬੜੀ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਗੁੜੀਆ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਭਾਣਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਬੀਬ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਿਸਟਰ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਹੈ ਛੋਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, पता नहीं ਇਹਨਾਂ गुड़िया ने धोखे ਨਾਲ बुलाया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ अलवर जिले के कठुमर और खेड़ली पहुंचा। खेड़ली नगर पालिका क्षेत्र में चेयरमैन संजय गिजगड़िया के नेतृत्व में लोगों ने रथ यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर नगर पालिका ईओ देवेंद्र जिंदल, कठुमर ईओ सुनील वैरवा, उपाध्यक्ष सदेश खंडेलवाल, पार्षद मुरारी सैनी, अमतेश जैन सहित काफी पार्षदों, कर्मचारियों, लोगों की उपस्थिति रही। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। वहीं इस मौके पर ही जरूरतमंद लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। और वहीं खबर भरतपुर के वेर से है, जहां घने कोहरा और सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे बचाव के लिए दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। वहीं आपको बता दें कि निजात पाने की कोशिश भी कर रहे हैं लोग। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, वहीं आवागमन में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं जोधपुर में राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि संस्कृति और भारतीयता का गौरव है। उन्होंने साथ ही कहा है कि हिंदी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से लेकर अब तक भारत के सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों को एक सूत्र में पिरोए रखा है। उन्होंने कहा है कि इतिहास गवाह है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी ने पूरे देश को एकजुट कर देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान की अद्भुत भावना जागृत करने में अहम भूमिका निभाई है। और वहीं 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए अक्षत कलश का चारभुजानाथ मंदिर प्रांगण में पूजन किया गया है, जिसके बाद नगर की सभी 10 बस्तियों को गाजे बाजे के साथ पूजन कर अक्षत कलश वितरण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग कार्यवाहक अनिराज ने राम जन्मभूमि आंदोलन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि लोगों को श्री राम का चरित्र अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। और वहीं भरतपुर में कोरोना वैक्सीन बेचने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें, जिनके पास से 6 फर्जी सिम बरामद हुई है, ये सभी आरोपी आर्मी का स्टेटस लगाकर लोगों को फंसाने का काम करते थे। साथ ही आरोपी सोशल मीडिया पर कोरोना की वैक्सीन बेचने के विज्ञापन डालकर लोगों से ठगी करते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने अपने मोबाइल में सेना जवान और थल सेना के जवानों के नाम से प्रोफाइल बनाई हुई थी। और वहीं मकराना के पांडे मार्बल में कांग्रेस के नागौर जिला अध्यक्ष और विधायक जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ तिरंगा झंडा फहराकर किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाकिर हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस की स्थापना
1885 में हुई थी और कांग्रेस ने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश को तरक्की के रास्ते पर ले गई, जिसके चलते आज देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बन रहा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा है कि बीजेपी ने शुरू से ही देश को धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम किया है। अब लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर सत्ता में बनी रहना चाहती है। और वहीं खबर नाहरगढ़ से है, जहां कस्बे में हिम्मतगढ़ के टापरे बस्ती में एक नाबालिग बालिका शराब बेचते हुए पकड़ी गई। गांव में छोटी छोटी किराने की दुकानों पर शराब अवैध रूप से बेची जा रही है। शराब माफियाओं को किसी का भी डर नहीं है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि पुलिस भी सूचना मिलने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और वहीं हनुमानगढ़ जिले में कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर डीसीसी कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने पार्टी का झंडा फहराया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1825 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन और देश की स्वर्णिम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही भारतीय इतिहास में देश को आज़ादी दिलाने से लेकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पंचायती राज समेत अनगिनत महत्वपूर्ण योगदान देकर देश को सशक्त व मजबूत बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। पूरे भारत के अंदर सभी जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा आज कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा हमारे हनुमानगढ़ विधानसभा के सभी ब्लॉकों द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है वो हनुमानगढ़ डीसीसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ शहर और देहात के संयुक्त तत्वाधान में बनाया गया है। उसमें सबसे पहले हमारी जिला प्रमुख कविता मेघवाल जी द्वारा कार्यालय के ऊपर ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद में हमने 2 वयोवृद्ध कांग्रेसियों को सम्मानित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जैसा कि हमको पता है कि 28 दिसंबर 1885 को 72 प्रतिनिधियों द्वारा बॉम्बे के अंदर एक अंग्रेजी शासनकाल में एक आईएएस थे ओ ह्यूम, उनकी पहल पर की गई थी और फर्स्ट जो हमारे अध्यक्ष हैं वो वाईबी बनर्जी बने थे। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है। राजस्थान में एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे रोहित गोदारा का आतंक नजर आया। रोहित गोदारा ने पहले राजू ठेठ की हत्या की, इसके बाद राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को मौत के घाट उतारा और अब रोहित गोदारा लगातार जयपुर के बड़े बिजनेसमैन को इंटरनेशनल कॉल कर फिरौती मांगने और फिरौती नहीं देने के एवज में जान से मारने की धमकियां दे रहा है। बता दें 64 वर्षीय बिजनेसमैन की बड़ी चौपड़ पर साड़ियों की बड़ी शॉप है। पीड़ित ने मानक चौक थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। राजस्थान के राजधानी जयपुर में एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों का लगातार बिजनेसमैनों को कॉल करने का एक और मामला सामने आया है। दरअसल पहले राजू ठेहट की हत्या, इसके बाद राजपूत करनी सेना के संरक्षक सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, अब लगातार एक बार फिर से जयपुर व्यापारी को रोहित गोदारा ने फ़ोन करके भारी फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। दरअसल ये मामला मानक चौक में दर्ज हुआ है और साथ ही साथ बनी पार्क स्थित एक 64 वर्षीय व्यापारी ने इस पूरे मामले को दर्ज करवाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर ये मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अब मानक चौक के थाना अधिकारी इस पर पूरी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद अब ऐसे कौन से पहलू होंगे जिन पर जांच होगी।
लेकिन हालांकि लगातार जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे या यूं कहें कि रोहित गोदारा लगातार राजस्थान को टारगेट कर रहा है, तो वहीं राजस्थान के बड़े व्यापारियों को फ़ोन करके भारी फिरौती मांगी जा रही है। हालांकि अब इस पूरी जांच को जो है वो जांच प्रक्रिया में लिया गया है। अब इस पर किस एंगल से जांच होगी, किन पहलुओं पर जांच होगी या किन साक्ष्यों के आधार पर जांच होगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर माणक चौक में 64 वर्षीय बनी पार्क निवासी एक बिजनेसमैन ने अगर एफआईआर लॉन्च करवाई है, तो इस पर थाना अधिकारी कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे या यूं कहें कि रोहित गोदारा क्या यूं ही जयपुर के अपराधियों को या जयपुर के व्यापारियों को क्या यूं ही डराता या धमकाता रहेगा, क्या यूं ही फिरौती मांगता रहेगा, या फिर इस पर कोई जयपुर पुलिस एक बड़ा एक्शन लेगी? हालांकि ऐसे कई अनसुल से सवाल हैं जिनका जवाब अभी पूरी तरीके से आया नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल की तो बस तस्वीरें यही है कि माणक चौक थाने में गुरु भूपेंद्र सिंह जो कि थाना अधिकारी है, इस पूरे मसले पर जब नवतेज टीवी ने पूछताछ की तो थाना अधिकारी ने किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, या यूं कहें कि आधिकारिक तौर पर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया और ये कहा कि ये मामला पूरी तरीके से झूठा है। हालांकि अब ये मामला कितना झूठा है और कितना सच है, ये तो जांच करने पर ही पता चलेगा। लेकिन जब पुलिस के आला अधिकारी जब ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेते हैं, यानी कि ऐसे मसलों पर चुप्पी साधी जाती है, तो निश्चित तौर पर अब कई ऐसे सवाल भी खड़े होते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने लोकसभा कैंप कार्यालय में आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जनता की समस्याओं से जल्द समाधान करने के निर्देश भी जारी किए हैं। और वहीं जयपुर में आधिकारिक तौर पर करीब 450 बार, होटल और बार रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन इन दिनों अवैध बार का धंधा खूब फलता फूलता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो जयपुर में ही 250 से अधिक बार, होटल, बार रेस्टोरेंट गुपचुप तरीके से चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर विभाग की कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। वहीं जब इस पूरे मामले पर आबकारी अधिकारी से बात की तो सभी चुप्पी साधे नजर आए। राजस्थान की मरुधरा में नया मुख्यमंत्री भी मिल चुका है, जल्दी मंत्रिमंडल का गठन भी होने वाला है, तो वहीं आबकारी विभाग जो है वो पूरी तरीके से चैन की नींद सोया हुआ नजर आ रहा है। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जयपुर सिटी में कई अवैध बार संचालित हैं, लेकिन इन अवैध बार संचालकों पर जो है वो विभाग की अब तक कोई खासी पकड़ नज़र नहीं आ रही है। जब नवतेज टीवी ने इसकी पूरी पड़ताल की तो नज़र आया कि आबकारी सिटी से लेकर के चाहे हम अतिरिक्त आबकारी आयुक्त की बात करें या कमिश्नर की बात करें या फिर आबकारी कमिश्नर ओम कसेरा की बात करें, ये तमाम बड़े आला अधिकारी किसी भी जानकारी को देने के लिए कहीं न कहीं कैमरे से बचते हुए नजर आए। और सबसे खास बात, जिस तरीके से आबकारी नीतियों में क्या परिवर्तन किया गया है, जिस तरीके से राजस्थान में शराब की तस्करी को लेकर के तमाम वो तस्वीरें समय समय पर निकल करके आती है, क्या उन तस्करी को लेकर के क्या विभाग का ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है जो तस्करी को रोकने में कारगर साबित होगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं जयपुर सिटी की, तो जयपुर सिटी में लगभग 700 से ज़्यादा छोटे और बड़े बार संचालित हैं जो रात की 2-2:30 बजे तक संचालित होते हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था की बात करें तो 11 बजे तक इन बार को 11 बजे के बाद बंद करने की कहीं न कहीं हिदायत दी गई है, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग पा रही है और ये अवैध बार जो हैं वो रात की 2 बजे तक संचालित नज़र आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कार से एक महिला को व्यक्ति ने कुचल दिया था,
यानी कि जब वो बार रेस्टोरेंट से बाहर निकला था तभी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। लेकिन जब नवतेज टीवी इस पूरे पड़ताल के अंदर जब जांच पड़ताल की तो सिटी आबकारी CTDO और अतिरिक्त कमिश्नर और कमिश्नर ये तीनों बड़े आला अधिकारी हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब देने से ये चूकते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर बड़े आला अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब अब कई गंभीर सवाल भी खड़े होते नज़र आएंगे। सवाल नंबर 1, क्या ये जवाब अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे कि शहर में कितने बार संचालित हैं? क्या सवाल नंबर 2 कि क्या भजनलाल शर्मा आबकारी के तमाम सवालों के जवाब क्या भजनलाल शर्मा देंगे? अब सवाल तो ऐसे कई हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो जानकारी मीडिया मांग रही है उस जानकारी को मीडिया को नहीं देना कहीं न कहीं संदेह के घेरे में नज़र आता है। लेकिन अब सवाल यही है कि रात की 11 बजे के बाद जो अवैध बार संचालित है क्या उन पर किस तरीके से रोक लग पाएगी, उन्हें किस तरीके से रोका जाएगा? क्या यूं ही बार संचालकों की मनमानी चलती रहेगी? क्या वो अवैध रूप से बार चलाते रहेंगे? क्या अधिकारियों के कानों पर जू रहेंगी? क्या अधिकारी हरकत में आएंगे? ऐसे कई तमाम बड़े सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। और वहीं जयपुर के नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सतर्कता शाखा की टीम ने सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड में शामिल रोहित राठौर के घर पर बुलडोजर चलाया है। बता दें, रोहित राठौर ने सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जिस पर प्रशासन का हंटर चला है। राजस्थान के चुनावी नतीजे आने के बाद 24 दिनों के बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। वहीं अब राजस्थान की जनता भी बेसब्री से मंत्रिमंडल का इंतजार कर रही है और यही इंतजार विधायकों को भी है कि आखिर किसको कौन सी कमान सौंपी जाएगी, जिस वजह से मंत्री पद के दावेदार भी कश्मकश की स्थिति में बने हुए हैं। हालांकि मंत्रिमंडल गठन नहीं होने के चलते अब कई सवाल खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आखिर कौन सी वजह से कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। राजस्थान की मरुधरा में भले ही बीजेपी पार्टी 115 सीटें हासिल कर राजस्थान की सत्ता में आई है, तो वहीं अब राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री बेरवा सहित यानी कि अब मंत्रिमंडल में सिर्फ 3 ही नाम हैं। वहीं अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो लगातार वो कयास ही बने हुए हैं। अब सवाल ये कि आखिर मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के इतनी देरी क्यों की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयासों से पर्दा कब हटेगा। इतनी मंत्रिमंडल को लेकर के अब तक ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं मिल पाया है, उसके भी कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण, क्या मोदी की वजह से मंत्रिमंडल के नामों पर सहमति नहीं बन पाई है, या फिर बीजेपी शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कर रही है, या फिर ये कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या अब तक इन नामों पर चर्चा क्यों नहीं बन पाई है। हालांकि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के अब कांग्रेस भी कहीं न कहीं बीजेपी पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। हाल ही में प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, इन दोनों ने जो है वो मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के पलटवार किया है। हालांकि जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने हैं वो तस्वीरें यही बयां करती है, चाहे हम पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें, चाहे वो गहलोत शासनकाल का रिकॉर्ड रहा हो या फिर वसुंधरा काल का रिकॉर्ड रहा हो। हालांकि सरकार बनने के 30 दिन के भीतर भीतर मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका था और मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग भी बुलाई गई थी। हालांकि अब बीजेपी में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के क्यों इतने बड़े कयास लगाए जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा चर्चा का विषय है।
हालांकि 3 चेहरे अभी राजस्थान में मौजूद हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का गठन नहीं होने के चलते कहीं ना कहीं राजकीय कार्य भी व्यवधान की स्थिति में है। वहीं अगर हम बात करें ब्यूरोक्रेट्स के बदलने की, तो उस पर भी मंत्रिमंडल का पहले गठन होगा, इसके बाद पूरा ब्यूरोक्रेट्स भी बदला जाएगा। अब दोनों ही पहलू जो हैं वो अटके हुए हैं बिना किसी ग्रीन सिग्नल के। अब तक किसी पर भी कोई मोहर नहीं लग पाई है। हालांकि ये कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि भजन लाल मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बार दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के सुगबुगाहट ये भी चली आ रही है, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक या यूं कहें कि राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, तो अब इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब ये सियासी मायने क्या हो सकते हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। हालांकि सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से केंद्र में बैठे अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी, ये 3 बड़े चेहरे ऐसे हैं जो राजस्थान के मंत्रिमंडल के नामों पर जो है वो मोहर लगाएंगे। हालांकि अब सवाल ये है कि राजस्थान से ऐसे मंत्रिमंडल के लिए कौन से नाम गए हैं, किन नामों पर चर्चा हुई है, किन नामों पर चर्चा हो सकती है, किन जातिगत समीकरण को साधा जा सकता है। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर कहीं न कहीं अब जो है वो सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों का यही कहना है कि या तो शनिवार या फिर सोमवार, इन दोनों ही वारों पर कभी भी मंत्रिमंडल के नामों की मोहर लग सकती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि भजन लाल के चहेते चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर वसुंधरा राजे के जो चहेते चेहरे हैं, क्या उन नामों पर सहमति बनेगी, क्योंकि लगातार जो विधायक जीत चुके हैं, जिन विधायकों ने जीत दर्ज की है, उन विधायकों में भी एक बड़ी सुगबुगाहट नजर आ रही है कि मंत्रिमंडल को लेकर के किसका नाम फाइनल हो सकता है। हालांकि ये तमाम अपडेट को लेकर के लगातार मैं आपके साथ रूबरू होता रहूंगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। धौलपुर में निहालगंज थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर फायरिंग और पथराव की खबर सामने आई है। जमीनी विवाद को लेकर एक के बाद एक कई गोलियां चलने के बाद लोगों में दहशत बैठ गई है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही आरोपी मौके से भाग गए। वहीं हालांकि पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को राउंड अप किया है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। 2:45 बजे के करीब सूचना मिली थी कंट्रोल से कि रामनगर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड पर झगड़ा हो रहा है 2 पक्षों में। तो वहाँ पहुँचे थे, यहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, आपस में झगड़ा हुआ है कोई मकान को लेकर के। दोनों पक्षों ने कुछ आदमी डिटेन किए। फायरिंग का मामला भी सामने आया है। फायरिंग का भी बता रहे हैं, फायरिंग हुई है, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। खबर बीकानेर से है, जहां जोधपुर डिस्कॉम के इंजीनियर को बिना किसी वाजिब वजह के चलते निलंबित कर दिया गया है। इसी के विरोध में विद्युत विभाग के सभी इंजीनियरों ने कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि बिना शर्त उनका निलंबन रद्द कैसे किया और उसे वापस काम पर बुला लिया जाए। बीकानेर जिले के सारे इंजीनियर्स यहाँ एकत्रित हुए हैं और संभागीय मुख्य अभियंता को ज्ञापन दिया है। हमारे एक इंजीनियर जो कि नोखा में कार्यरत थे, उनको बिना किसी कारण के निलंबित कर दिया गया है, जिसकी वजह से ज़िले के सभी इंजीनियर्स में रोष है और उनका मनोबल गिरा हुआ है। इसलिए हमने आज संभागीय मुख्य अभियंता से मिलके उनको वापस बहाल करने की मांग की है। अगर आज 4 बजे तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम सभी ऑफिशियल ग्रुप से लेफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद कल से ही यहाँ पर ज़िले के समस्त इंजीनियर धरने पर बैठ जाएंगे और धरने से किसी अनिश्चितकालीन हड़ताल करोगे कल से? बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरने पे जब तक कि हमारे मतलब हड़ताल ही होगी आप लोगों की? तो बिल्कुल। तो फिर व्यवस्थाएं कौन संभालेगा?
खबर राजस्थान के सीकर से है, जहां भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री को पार्टी से निष्कासित करने को लेकर पदाधिकारियों की जिला अध्यक्ष पवन मोदी के साथ खूब कहासुनी हो गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई और हाथापाई होते होते बच गई। पूर्व जिला मंत्री भगवान सिंह घाना ने भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला अध्यक्ष ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हम लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है। 7 लखनऊ विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी सुभाष सिंह मैदान चुनाव लड़ा था। उन्होंने प्रदेश में शिकायत की कि भाई इन लोगों ने मेरे खिलाफ काम किया है, तो प्रदेश अध्यक्ष ने उनको पार्टी से है कि मैं सीकर विधानसभा के वार्ड नंबर 22 के बूथ संख्या 94 में पन्ना नंबर 15 पे 7 नंबर का वोटर हूँ सीकर विधानसभा का। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी रतन जलधारी जी के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लगातार पार्टी के साथ काम करता था। मैंने उनकी हर एक सभा के मंच का संचालन किया है। उसके बावजूद एक सुभाष महरिया जो हमेशा गुटबाजी को बवाल देने वाला और एक निलंबित अध्यक्ष जो अपने आप को अध्यक्ष कहता फिर है, कार्यकारी अध्यक्ष निलंबित अध्यक्ष पवन मोदी, इन दोनों लोगों ने अपनी चिंडी चोरी को और अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने के लिए हम लोगों पे आरोप लगाया और हमारा निष्कासन किया। इसने खुद ने सीकर विधानसभा में इसका वोट है भाग संख्या 90 में इसने अपना वोट नहीं डाला। जो आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष है और अपने विधानसभा में अपने बूथ पे अपना वोट नहीं डालता है तो किस प्रकार का कार्यकर्ता है, किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं पार्टी को, किस प्रकार का लोकतंत्र है ये? तो पार्टी से निष्कासित हमारे को किसी ने नहीं किया और पार्टी का निष्कासन होना ये पवन जी और सुभाष जी अपने आप को ये पार्टी अपने घर में समझ रहे हैं, ये पार्टी में निष्कासन हम समझ नहीं रहे। मैंने पवन जी जिलाध्यक्ष बनने के बाद में मैंने किसान मोर्चे में पवन जी के जितने कार्यक्रम हुए हैं, पार्टी ने जितना निर्देश हमारे को दिया है उससे 5 गुना हमारा डेली कार्यक्रम। इनको क्या हुआ कि किसान मोर्चा पार्टी जो भी काम बताती है वो बराबर उससे भी ज़्यादा काम कर रही है, तो इनको ये चीज़ रास नहीं आ रही है। और मैंने मेरे फील्ड में जो भाजपा के लिए सभी विधानसभाओं में काम किया है तो वो तो सबको पता है भाई, मैं तो फील्ड में था। और हमारा जो लक्ष्मणगढ़ एरिया है उसमें कोई भी एक आदमी यदि ये सामने ला के एक वो कहलवा दें कि भाई इन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया है तो इनकी बात है ना हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ये जो यहाँ रतन जी के साथ में और वहाँ फतेहपुर में श्रवण जी के साथ में सुभाष जी के खुद के पर्सनल पीए का फोन रिकॉर्डिंग ऑडियो आ रहा है, वो चीज़ें ये पहले सुभाष जी को निकालें। झुंझुनू की चिड़ावा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष और महिला कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुमित्रा सैनी ने ध्वजारोहण के साथ की। सुमित्रा सैनी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति को घर घर पहुंचाने और पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में पूर्व नगर अध्यक्ष सूर्यकांत शर्मा, जीएसएस उपाध्यक्ष प्रदीप रावना समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। 138वां कांग्रेस का स्थापना दिवस यहाँ कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे और सभी ने मिठाई बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और ये भी बताया कि भाई 70 साल में जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक, यानी सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक हमारी कांग्रेस का द्वारा आविष्कार किया गया है। और आज़ादी में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे गांधी जी, नेहरू जी, सभी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा विधानसभा क्षेत्र चाकसू की ग्राम पंचायत करेड़ा खुर्द पहुंची, जहां आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर चाकसू विधायक रामवता बैरवा ने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया और लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। विधायक बैरवा ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का सरल और प्रभावी माध्यम बन रही है। करेड़ा खुर्द में आयोजित शिविर में विधायक बैरवा ने अधिकारी कर्मचारी को जनता की समस्याओं को सुनकर समाधान करने की बात कही। खेतड़ी के रामकुमारपुरा में शहीद रामकुमार की
52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे और उन्होंने शहीद राम कुमार की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही एक किसान सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार युवाओं को झूठ का झांसा देकर सत्ता में आई है, वहीं अब डबल इंजन की सरकार प्रदेश का विकास करेगी। इस किसान सम्मेलन जो उनकी पुण्यतिथि पर राम कुमार जी गुर्जर जी के पुण्यतिथि पर हमेशा ये किसान सम्मेलन यहाँ पे इतनी तादाद में लोग आकर और उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। निश्चित रूप से मैं ऐसी शख्सियत को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र में चोरी, गुंडा और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर और इस क्षेत्र के लोगों को प्यार और प्रेम और सहयोग कर कर 36 कौम को साथ रखकर आज एक नई दिशा देने का काम करके गए थे। बेरोजगार हमारे युवाओं को झूठ बोलकर आई कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और सतीश जी भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने पेपर लीक करने के अलावा इन बेरोजगारों को और बेरोजगार बनाया है। तो ऐसी सरकार 5 साल तक एक कुर्सी की लड़ाई लड़ती रही और आज इस प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हुआ हो तो महिलाओं पे राजस्थान प्रदेश देश में नंबर 1 है। उनको यहाँ से वोटों के द्वारा आपसे 3-4 बातें शेयर करना चाहते हैं और मैंने लिखित में भी रखी है, आपको भी दूंगा और मेरे सम्मानीय जो मुख्यमंत्री जी हैं और दिल्ली तक दूंगा। जहां पर हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रोजेक्ट है जो कभी शेखावाटी की लाइफलाइन कहलाता था, 12,500 कर्मचारी काम करते थे। आज उसकी दुर्दशा, आज उसकी ये दशा है, वहां पर 400 से नीचे कर्मचारी काम करते हैं, टोटल ठेके पे दे चुके हैं। आज उसकी ईसी आ जाएगी तो मैं समझता हूं यहाँ पर 10-12 हजार लोगों को और नौजवानों को काम मिल सकता है। ये कार्यक्रम आप करें। ईसी आने के बाद जमीन आवत हो चुकी है, जमीन अक्वायर हो चुकी है, यहाँ कारखाने लगे, चाहे छोटे लगे बड़े लगे। मेरे नौजवान को, मेरे भाई को, मेरे बेटे को नारनौल, जयपुर या उदयपुर नहीं जाना पड़े, यही खेतड़ी में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, ये मैं पुरजोर तरीके से आपसे मांग करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक डेयरी का प्लांट है जहाँ पर 25,000 की कैपेसिटी है लीटर की, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें 7-8 हजार लीटर ही दूध पहुंच पाता है। उसमें अगर आप चाहेंगे और हमारी सरकार चाहेगी, उसको पूरा डेवलप अगर कर दिया जाए तो 2,500 नौजवानों को रोजगार उसमें मिल सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और दूसरा जो आपका ही काम है उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र जिसमें बांसियाड़ खेतड़ी के नाम से एक रिजर्व कंजर्वेशन बनाया गया है, उस राजस्व को लेकर हो रहे नुकसान को लेकर चिड़ावा नगर पालिका अब सख्त होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, नगर पालिका के ईओ हिमांशु अग्रवाल ने इस संबंध में एक प्रेस नोट जारी करते हुए बयान जारी किया है। ईओ ने बताया कि कई लोगों द्वारा बिना स्वीकृति के अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जाती है और नोटेरी के आधार पर अन्य लोगों को बेच दी जाती हैं, और उसके बाद खरीदार नगर पालिका में पट्टा जारी किए जाने हेतु आवेदन करते हैं, जिससे नगर पालिका के राजस्व को नुकसान होता है और अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर, पंपलेट न लगाने की सलाह दी है। नगर पालिका चिड़ावा द्वारा शहर में जहां कहीं भी अवैध निर्माण चल रहे हैं, बिना स्वीकृति के निर्माण चल रहे हैं, उनके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि सभी निर्माण स्वीकृति के उपरांत ही करें, वैध रूप से करें। इसके अलावा मैं आमजन को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट देते हैं। आप लोग उनसे नोटेरी के आधार पर कागज़ खरीद के और नगर पालिका में आप आवेदन करते हैं, और इसके कारण से आप लोगों का पट्टा नहीं बन पाता है, क्योंकि वो कॉलोनियाँ अवैध रूप से काटी गई होती हैं और नियमानुसार नहीं होती हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो कोई भी आपको इस तरह के बता रहा है कि नगर पालिका के द्वारा अप्रूव्ड है, आप उनसे उनका प्लान मांगें, उनकी रसीद मांगें जो राशि जमा की है, और उसके बाद ही आप उनसे कोई प्लॉट खरीदें। इसके अलावा आपको कोई शंका हो तो नगर पालिका में संपर्क करें। सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग की नसबंदी करने वाली टीम के डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई है। मामला जिले के
खेसरा थाना क्षेत्र का एजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कैंप में मंजू का ऑपरेशन किया गया था और डॉक्टरों की लापरवाही से ही आंत कट गई, जिससे संक्रमण हो गया, जिससे महिला की मौत हो गई है, जिसके थाने से लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारियों से भी बात की गई। वही मामले में सीएमओ डॉक्टर नवीन वाजपेयी ने कहा है कि जांच टीम गठित कर मामले में कार्रवाई की जाएगी। मामला है संदीप कुमार, ग्राम पिड़िया, सिद्धार्थनगर। और हमारी भाभी थी, नसबंदी करवाई थी, उनको उनके डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनका डेथ हो गया। और कहाँ नसबंदी करवाई थी? यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खसराहा CSC पे। डॉक्टर की लापरवाही के कारण से उसकी आंत कट गई। फिर हम लोग BRD मेडिकल कॉलेज में ले गए, वहाँ सर्जरी हुआ। फिर वहाँ दवा ववा चला। फिर कल रात में 4 बजे उनका देहांत हो गया। तो आप यहाँ आप लोग PM आवास आए? हाँ, PM आवास आए हैं रात में 1 बजे। चाहते क्या? ये ऑपरेशन उसका नसबंदी कैंप बाहर की टीम आई थी। बाहर की टीम 23 नवंबर में आई थी, ऑपरेशन किया था और उसकी डेथ कल हुई है। तो ये मामला काफ़ी पहले ऑपरेशन हुआ था और उसको देखा जाएगा, इसके ऊपर टीम बैठाई जाएगी। लेकिन आँख फटने केस होता है, एक एक्यूट कंडीशन होती है, तुरंत जो कुछ भी बीमारी होती है तुरंत हो जाती है, एकदम से हो जाती है। ये आंत अगर उस ऑपरेशन के दौरान अगर फटा था 23 नवंबर को अगर ये केस हुआ था, तो आप समझिए कि 23 तारीख को ही या 23-24 में उसकी जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। नवंबर में ही इतना लॉन्ग पीरियड नहीं लगता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। उत्तर प्रदेश के जनपद में भूमाफिया बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। केसरगंज इलाके में बरखुदवारापुर में पुलिस ने मिट्टी लदी ट्रॉली को सीज किया है। कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। जनपद कुशीनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां पर एक नाबालिग को लोगों द्वारा जमकर पीटा गया। पानी में खड़ा कर भी मारपीट का वीडियो बनाया गया और वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित के पिता ने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। रामकोला पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हम बस से आए, उतरे, स्कूल से आए, हमको बाइक पर बैठाया गया और ले जाके मार पीटे, सब बंदूक दिखाया गया, पैंट निकाल के मारे सब, और पोखरे में डुबा के मारे सब। अच्छा, कौन कौन था मारने में? कौन लोग थे वो? आप पहचानते हैं उनको? हाँ, कुछ लोगों का नाम भी पता है। आदित्य सिंह, आर्यन सिंह, नितिन मदेशिया, चंदन पांडे, अर्जुन और एक रिजवान अंसारी। अच्छा, क्यों ये लोग मारे आपको इस तरीके से? आपको कोई पहले से दुश्मनी है क्या? ये नहीं पता है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम पढ़ते हैं। कितनी उम्र आपकी? 13 साल। 13 साल? किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th। जी, मामला मेरा बेटे का, वो स्कूल से आया पढ़ के, वो तो पंचायत भवन के पास बस छोड़ के चली गई। तब तक ये 4-5 लड़के आए, उसको बुलाए कि आओ, तो उसमें एक उसके साथ पढ़ता था, तो उससे जान पहचान था, वो रुक गया। फिर उसको गाड़ी बैठाए लोग, किडनैप करके लेके चले गए हैं लोग देवरिया देरबाबू सहजौली पे, एक पोखरा है वहीं पे। वहाँ पे ले जाने के बाद इसको नंगा करके बेरहमी से मारे हैं। अब बहुत क्रूरतापूर्ण वीडियो में है, आप देख रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ता है? वो अभी 9th क्लास में है। कौन लोग हैं, उनकी पहचान हो पाई है? हाँ, एक आदित्य सिंह करके है, आदित्य सिंह उर्फ छोटू, देरबाबू सहजौली का है वो। एक आर्यन सिंह उर्फ राजा बाबू, वो घोसीपुर खोटई का है। और एक युवराज करके लड़का है, एक अर्जुन करके है, लक्ष्मीगंज का है, ये भी लक्ष्मीगंज का है। और एक और मुस्लिम लड़का है, उसका नाम रिजवान करके है, वो भी लक्ष्मी। थाना रामकोला अंतर्गत ग्राम रामपुर माठ में कुछ युवकों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट के संदर्भ में पीड़ित युवक के परिजन की तहरीर पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में उत्तराखंड के लंढोर क्षेत्र के व्यापारियों ने लंढोर चौक पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि विंटर लाइन कार्निवल के तहत लंढोर बाजार में एक कार्यक्रम आयोजित होना था। रात को मंच लगाया गया और सुबह उसे उठा लिया गया। साथ ही यहाँ
पर तय कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया गया, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश पैदा हो गया है। जिसके बाद व्यापारी सड़क पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार द्वारा आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। एक व्यापारी उपेंद्र पवार ने बताया कि हमेशा से ही लंढोर बाजार की उपेक्षा होती रही है और यहाँ के व्यापारी पलायन के लिए मजबूर हैं। ये विंटर कार्निवल चल रहा है, ये केवल हमारे लंडौर में होना निश्चित हुआ था आज की तारीख में। आज यहाँ मतलब 12 बजे के करीब यहाँ पर स्टेज लगाया है भी, और सुबह यहाँ से उठा दिया। प्रशासन खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि हमने स्टेज हटा दिया। नायब तहसीलदार जी आते हैं, बोलते हैं मैं की परफॉर्मेंस यहाँ पर कलाकार परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ जगह नहीं है क्या? यहाँ पर व्यापारी भाई हमारे ऐसे ही खड़े रहेंगे, खाली हम देखते रहेंगे, मजा देख रहे हैं। एक कोने से दूसरे कोने में जाओ, लंडौर खाली है। सज्जो सदार देखा जाए तो सजावट कुछ नहीं है, लाइट जल नहीं रही है, केवल तार दिख रही है आपको। यहाँ पर लाइट कुछ नहीं जल रही है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि लंडौर। ये जहाँ तक कार्निवल का सवाल है, इसका उद्देश्य जो था उससे शासन प्रशासन भटक गया। 2013 में जब इसको स्टार्ट किया गया, जिस समय पूरे उत्तराखंड में आपदा आई थी, और आपदा से उभरने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने कहा था कि मसूरी वाले कार्निवल करें, जिससे कि जो आपका घाटा वो उसकी भरपाई और टूरिस्ट अधिक से अधिक मसूरी आए। वो तत्कालीन समय हम भी शहर के अध्यक्ष थे, तो हमने इसको कार्यक्रम को किया और एक भव्य रूप इसमें दिया गया, जिसमें कल जिलाधिकारी मन से भी कह रहे थे कि 2013 में हम दोनों थे और हम दोनों ने इसको स्टार्ट किया था, और साथ ही पूरे शहर को सजाया जाता था। कारण भैया चक्का जाम का एक यही रहा है कि कल रात को यहाँ पे एक स्टेज लगा गया था। पूर्व में भी यहाँ पे 4 दिन के प्रोग्राम होते थे, एक परमानेंट स्टेज स्थापित किया जाता था लंडौर चौक में। लेकिन वो उसमें क्या रहा है कि कल रात को यहाँ पे एक स्टेज लगाया और सुबह से उखाड़ दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम में करने वालों ने मना करा कि हम यहाँ नहीं कर सकते। क्या इससे पूर्व कार्यक्रम नहीं हुए? 4 दिन तक लगातार यहाँ पे पूर्व में स्टेज लगा रहता था। स्थानीय नागरिक और बाहर से कई टूरिस्टों ने आके एंजॉय किया, बड़ा मेला लगा था। मेरे पास आज भी उसके वीडियो उपलब्ध हैं, आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा पूर्व के वीडियो। लेकिन हमेशा से हमारे को अनदेखा। आपकी फिक्र करते हैं हम, इसलिए आपसे जुड़ा हर मुद्दा उठाते हैं हम, क्योंकि पत्रकारिता धर्म निभाते हैं हम। निष्पक्ष, निडर खबर हमारा संकल्प। तो अब आप भी बोलिए बेफिक्र होकर। नवतेज टीवी के मंच पर बहुत जल्द नए अवतार में। नवतेज टीवी न्यूज चैनल, भरोसा सच का।